में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आज उनके कुछ मीनिंग्स हैं कि कभी कभी सेंटेंस में जब वैसे मीनिंग का रिक्वायरमेंट होता है तो वैसे मीनिंग के रिक्वायरमेंट को लाने के लिए उस सेंटेंस में हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस को प्रयोग करते हैं और वैसे प्रीपोजिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पहले हम लोग फॉर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अबाउट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन, विद इन, बिसाइड्स, बिसाइड, और फिर हम लोग फॉर और एट प्राइस के सेंस में हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग वैसे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो प्रीपोजिशन सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंगली वह सेंटेंस में आता है और सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करता है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट वेयर वी यूज फॉर, इन विच कंडीशन फॉर इज सुटेबल, and in which condition of the meaning, that is the meaning of sentence, that about is suitable, then within, in, besides, beside, for and or at. These prepositions are very important and you all must have to know about that what are the prepositions and some special prepositions in special conditions. तो ये वीडियो सभी के लिए बेहतर है। हम लोग बात करेंगे कि कैसे किस कंडीशन में कौन कौन से स्पेशल केस होंगे या स्पेशल मीनिंग जब सेंटेंस में आएगा तो वहाँ पे हम लोग कैसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं फॉर, ये क्या क्लियर कर रहा है, ये मीनिंग इसका क्या हो रहा है, इट मीन्स इन फेवर ऑफ, मतलब क्या कि कभी भी इसका प्रयोग हम लोग पक्ष के लिए, यानी जब किसी के पक्ष में अपनी बात रखते हैं तो उस सेंस में भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स इन फेवर ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ के पक्ष के बारे में, मतलब उसका पक्ष, जब ये सेंस आएगा, इन फेवर ऑफ का सेंस आएगा सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। यानी फॉर एक ऐसा भी प्रीपोजिशन है जो इस मीनिंग को भी क्लियर करता है। और मीनिंग क्या है, मीनिंग इज वेरी क्लियर, दैट इज इट मीन्स इन फेवर ऑफ। किसी पक्ष, किसी विषय पर जब पक्ष में, यानी केवल पक्ष का ही जब हम किसी विषय पर रखेंगे तो वहाँ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अबाउट के बारे में। अबाउट मतलब क्या, इट मीन्स फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब पक्ष और विपक्ष, यानी फेवर और उसके विपक्ष, दोनों के सेंस में हम लोग अबाउट का यूज करते हैं। यानी अबाउट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो वाक्य में पक्ष और विपक्ष किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विषय वस्तु पर जब आप सेंटेंस के माध्यम से आएंगे तो उस सेंटेंस में अबाउट प्रीपोजिशन इस मीनिंग को क्लियर करेगा। इट मीन्स फॉर एंड अगेंस्ट। एग्जाम्पल देख लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है, He spoke for the subject in the debate, ठीक है ना, मतलब ये फेवर में है कि वह he spoke for the subject in the debate, ये इन फेवर में है। It indicates that कि वह जो बोलेगा वो फेवर में ही बोलेगा, यानी पक्ष में ही बोलेगा, इसलिए यहाँ पे जो फॉर आया है वो इन फेवर ऑफ के मीनिंग को क्लियर किया है। समझ रहे होंगे बात को। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखेंगे वो क्या है, he spoke about co-education, it means both। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, he spoke about co-education, अब वह co-education पे बोलना है, बोला है, तो यहाँ पे आ रहा है it means both, ठीक है ना। अब co-education यहाँ about जो आ गया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन इस को एजुकेशन पे फॉर और अगेंस्ट दोनों में बोलने के मीनिंग को क्लियर कर रहा है। ही स्पोक अबाउट को एजुकेशन, इट मीन्स बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब क्या, फेवर में भी और उसके पक्ष में भी और उसके विपक्ष में।
तो पक्ष और विपक्ष जब दोनों की बात हो और वहां पे कोई वस्तु, कोई विषय वस्तु दी जाए और जब हम सेंटेंस को नरेट करने की प्रयास करेंगे तो वहां पे हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जो फेवर और अगेंस्ट दोनों के सेंस को क्लियर करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे इस बात को, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हैं उनको भी ये दो रूल के बारे में और इस दो प्रीपोजिशन के मीनिंग के बारे में याद रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इन और विद इन। तो इन का यहाँ पर मतलब आप नहीं समझिए, जैसे पहले आपने पढ़ा है इन के बारे में, यहाँ पे इन का मतलब हो जा रहा है क्या कि इन का, इन जो प्रीपोजिशन है उसका यहाँ मतलब हो रहा है कि इट मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ, मतलब किसी समाप्ति यानी कोई अर्थ की जो समाप्ति, यानी सेंटेंस में, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके अर्थ की जब समाप्ति के सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ समाप्ति के बाद हम लोग इन का यूज करते हैं। इट मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ, मतलब क्या कि समापन के बाद, यानी सेंटेंस में जब ऐसा कंडीशन आए, हम नीचे सेंटेंस लिखे हैं जिसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे इन का यूज हम जो आफ्टर द एंड ऑफ, यानी किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अर्थ की समाप्ति के बाद हम इन का यूज कैसे करते हैं। और विद इन का यूज होता है इट मीन्स बिफोर द एंड ऑफ, मतलब क्या कि कोई भी चीज खत्म होने से पहले, यानी समाप्ति के पहले हम लोग विद इन का यूज करते हैं। और समाप्ति के बाद, अर्थ समाप्ति के बाद, सेंटेंस में जो कोई मीनिंग है उसके मीनिंग के बाद हम लोग इन का यूज करते हैं। और दूसरा जो प्रीपोजिशन है विद इन, इट मीन्स बिफोर द एंड ऑफ। बिफोर द एंड ऑफ मतलब कि समापन से पहले, ठीक है ना, यानी समाप्ति के पहले, यानी दोनों जगह जो कंडीशन होगा सेंटेंस का वो ये होगा कि एक जगह इनका जो हम यूज करेंगे वो करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ, समापन के बाद, समाप्ति के बाद अगर कोई है तो वहां हम लोग इन प्रीपोजिशन को ला करके सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर कर देंगे। और विद इन का यूज करते हैं हम लोग बिफोर द एंड ऑफ। यहाँ पे बिफोर द एंड ऑफ मतलब कि ठीक कोई एक्शन है वो सेंटेंस में मतलब कंटिन्यू है, उसके पहले हम लोग विद इन का यूज कर रहे हैं, मतलब ठीक खत्म होने से पहले, यानी समाप्ति से पहले और समाप्ति के बाद। जैसे देखिए दो एग्जाम्पल है, आप लोग समझ जाएंगे। पहला मैंने विद इन के लिए ही लिखा है, वो क्या है, ही विल बी हेयर विद इन एन आवर, ही विल बी हेयर विद इन एन आवर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे ठीक है ना कि एंड से पहले, ठीक है ना, विद इन एन आवर मतलब वो यहाँ रहेगा, ठीक है ना, 1 घंटा ये चीज। और ये देखिए इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स द मीटिंग विल बी ओवर बिकॉज द प्रेसिडेंट इज टू कैच द ट्रेन। यहाँ पे जो इन का यूज है वो इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है, आफ्टर द एंड ऑफ इट मीन्स। और यहाँ पे जो विद इन का मीनिंग है वो इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है, इट मीन्स बिफोर द एंड ऑफ। इज इट क्लियर, ठीक है ना। ही विल बी हेयर विद इन एन आवर, ये इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है, इट मीन्स बिफोर द एंड ऑफ। इस मीनिंग को ये प्रीपोजिशन आकर के इस सेंटेंस में क्लियर कर दे रहा है। और दूसरा जो यहाँ पे जो इन आया, ये इन जो है वो प्रीपोजिशन के इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है, इट मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ। ये इन 2 आवर्स द मीटिंग विल बी ओवर बिकॉज द प्रेसिडेंट इज टू कैच द ट्रेन, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि एक आफ्टर द एंड ऑफ और दूसरा बिफोर द एंड ऑफ। ये आप इस दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ, इन और विद इन। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में दिमाग में रखिएगा कि इन का यूज हम लोग सेंटेंस में आफ्टर द एंड ऑफ के पहले इन का यूज, और विद इन का यूज सेंटेंस में बिफोर द एंड ऑफ, ठीक है ना। तो दोनों के सेंस में। अब जरा हम लोग बिसाइड पे आते हैं और बिसाइड्स पे आते हैं। एक बिसाइड का मतलब होता है क्या कि एक तरफा, एक तरफा, ठीक है ना, एक ही, मतलब एक तरफा है इस सेंस में, बगल में एक तरफा। और दूसरा बिसाइड्स का मतलब होता है कि इन एडिशन टू। तो दोनों का थोड़ा मीनिंग देख लीजिए, फिर सेंटेंस में भी आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ लिखा हूँ, इट मीन्स बाय द साइड ऑफ, यानी ठीक इस बिसाइड का मतलब हुआ कि एक तरफा एकदम। और दूसरा
इट मीन्स इन एडिशन टू, मतलब कुछ अतिरिक्त, इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त, ठीक है ना। जैसे देखिए, द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, ये क्लियर हो गया एक तरफा, ठीक है, माता जी के। और दूसरा देखिए, बिसाइड्स हिज फादर, बिसाइड्स हिज फादर, मतलब बिसाइड्स हिज फादर, पिताजी के अलावा भी अतिरिक्त, हिज अंकल्स वेयर इन द चेयर, ठीक है ना। बिसाइड्स हिज फादर, हिज अंकल्स वेयर इन द चेयर, यहाँ पे ये जो बिसाइड्स है वो इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है। इट मीन्स इन एडिशन टू, यहाँ जो बिसाइड लिखा ना, इट मीन्स इन एडिशन टू, वो इस मीनिंग को ये बिसाइड्स क्लियर कर रहा है। इट इज इंडिकेट टू शो इन एडिशन टू, यानी इट मीन्स इन एडिशन टू, अतिरिक्त के लिए यहाँ पे ये बिसाइड्स शो कर रहा है। ये बिसाइड्स प्रीपोजिशन जो आया है वो ये जो मीनिंग है, तो यहाँ जो है बिसाइड्स हिज फादर, हिज अंकल्स वेयर इन द चेयर, यहाँ पे ये बिसाइड्स जो है ना वो इन एडिशन टू के मीनिंग को क्लियर कर दिया। और फिर आप यहाँ भी देख रहे हैं, बिसाइड्स एडवाइजिंग ही गेव मी मनी, यहाँ भी जो बिसाइड्स है तो जो इसका जो मीनिंग है कि इट मीन्स इन एडिशन टू, अतिरिक्त, और उसको ये बिसाइड्स जो है वो क्लियर कर देता है, यानी अलावा से भी ज़्यादा के सेंस में, ठीक है ना। इन एडिशन टू के मीनिंग को ये बिसाइड्स प्रीपोजिशन सेंटेंस में आकर के क्लियर करता है। जरा सा हम लोग फॉर और एट की भी चर्चा करें। आप लोग तो पहले भी पढ़े हुए हैं कि फॉर का यूज कहाँ करते हैं, एट का। यहाँ पे इसका कुछ एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस में ऐसे प्रीपोजिशंस की जब कुछ ऐसे मीनिंग में जब इनका रिक्वायरमेंट होता है तो उस समय हम लोग फॉर का यूज किस सेंस में करते हैं और एट का यूज किस सेंस में करते हैं, इसको भी जान जाइए। तो देखिए यहाँ पे फॉर क्या है, इन द एक्चुअल प्राइस इज गिवन, जब किसी भी वस्तु का जब एक सर्टेन अमाउंट दिया रहेगा, यानी एक एक्चुअल जो प्राइस है वो जब दिया रहेगा, ठीक है, इफ ओनली द वर्ड प्राइस इज गिवन, ठीक है ना, यानी फॉर का यूज यहाँ पे करते हैं इन द एक्चुअल प्राइस इज गिवन। एक्चुअल प्राइस मतलब एक सर्टेन अमाउंट अगर दिया रहता है किसी वस्तु का, तो उस सेंस में हम लोग, यानी प्राइस के सेंस में हम लोग फॉर का यूज तब करते हैं जब कोई एक्चुअल अमाउंट, जब कोई सर्टेन अमाउंट दी गई रहती है, उस वस्तु की कीमत कहीं ना कहीं अंकों में, यानी एक सर्टेन अमाउंट रहता है, वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और एट का यूज करते हैं जब इफ ओनली द यूज्ड प्राइस इज गिवन एट इज यूज्ड, मतलब इफ ओनली द वर्ड प्राइस इज गिवन एट इज यूज्ड, मतलब क्या कि जब कीमत केवल शब्द में ही हो, यानी उसका कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं हो, तो उस सेंस में हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी प्राइस, दो सेंस आप यहाँ दिमाग में रखिए कि जब प्राइस एक्चुअल फिगर में हो, एक्चुअल अमाउंट में होगा तो फॉर का यूज करेंगे। जब प्राइस वर्ड में होगा, इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट में नहीं होगा, एक्चुअल फिगर में नहीं होगा, तो हम लोग एट का यूज करेंगे। जैसे दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर 500 रुपीज, यहाँ जो फॉर आया वो एक एक्चुअल अमाउंट के लिए आ रहा है। दूसरा देख रहे हैं, he sold his bicycle at a lower price, यहाँ जो प्राइस आया वो एक वर्ड में आया है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, एक वर्ड है, लेकिन ये एक्चुअल अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ और यहाँ पे एट का यूज हम किए। तो कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो बराबर फॉर और एट का जब प्राइस के सेंस में थोड़ी सी उनको वहाँ पे कठिनाई हो जाती है और कॉमन एरर में अक्सर गलती करते हैं। तो और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हायर सेकेंडरी में हैं, 10+2 में है, 9-10 में है, तो उनके लिए भी रेट के सेंस में फॉर और एट के लिए आप ये जानिए कि फॉर जो है वो इन द एक्चुअल प्राइस इज गिवन, फॉर इज यूज। इफ ओनली द वर्ड प्राइस इज गिवन, एट इज यूज। तो इस सेंस में आप लोग फॉर और एट का यूज करते हैं। एक जरा सा हम लोग आज एक्सेप्शन की बात करते हैं, अपवाद की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं हम लोग। तो एक्सेप्शन के केस में जैसे बट जो है उसको प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है। कब किया जाएगा?
जब इसका मीनिंग एक्सेप्ट और एक्सेप्शन या एक्सेप्ट के मीनिंग में जब आए कोई सेंटेंस अपवाद के सेंस में, तो वहाँ पे हम लोग फिर बट जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में भी सेंटेंस में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन व्हेन इट मीन्स एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्शन आपको इस एग्जांपल, तो यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्शन का केस यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, खासकर बट के सेंस में कि बट प्रीपोजिशन के रूप में कैसे सेंटेंस में आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ऑल बट वन अटेंडेड द मीटिंग, ही रिटर्न ऑल माई बुक्स बट वन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन का जो केस है वो अगर बट उस सेंस में प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। हम लोग और कुछ स्पेशल केस प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, फिर कुछ लिटरेचर आइटम्स पे भी बात करेंगे जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट आता है। तो आज के लिए इतना ही। जब आप इस लॉकडाउन में आप ग्रामर से एक्सरसाइज बनाइए तो और भी आपका मीनिंग क्लियर होगा और भी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। आप बुक के थ्रू एक्सरसाइज बनाएंगे तो, और एक अच्छा मौका है आप सभी को इस लॉकडाउन में आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बनाइए। और कहीं ना कहीं ये आपका ही चैनल है डिफेंस अलार्म। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।